हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम में अच्छे से ईमानदारी से लगे होंगे। जैसे कि मैं आप लोग को बताते चलूं कि आज के जो क्लास जो चलने वाले हैं क्लास 12th का, इसमें आप क्लास 12th की देखिएगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं सबको एक एक करके डील करवाऊंगा। क्योंकि इसमें फर्स्ट जितनी भी चैप्टर जो होगा मैं एक एक चैप्टर को पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए आप अपनी ईमानदारी से सुरक्षा पूर्वक से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटे सा सब्सक्राइब से और लाइक शेयर से मेरा यहाँ का जो मनोबल होता है वो आगे बढ़ता है और जो क्लास लेने में और वीडियो बनाने में मुझे एक गर्व संतुष्ट होता है कि जब मैं जितनी ईमानदारी से वीडियो बना रहा हूँ उतनी ईमानदारी से आप लोग भी इसको देखने का प्रयास कर रहे हो और इस चैनल को प्यार दुलार देने के भी काम कर रहे हो। तो इसलिए आप इस वीडियो पर लाइक शेयर जरूर कमेंट करें। अगर किसी तरह का त्रुटि होता है ना, दिक्कत होता है, या अगर पीडीएफ भी लेना चाहते हो तो आप लोग बस अपना प्यार दुलार दिखाइए और मैं यहाँ से भी आप लोग को पीडीएफ देने की काम करूंगा ताकि आपका भविष्य और एग्जाम बहुत अच्छे से सफल हो सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिएगा पहला क्वेश्चन ही आपको बोल रहा होगा एग्जाम, देखिएगा कि आम के जो खाने वाले जो भाग होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। जैसे आम का जो भाग होता है वो कौन किस भाग को हम लोग खाते हैं, तो इसका जो हम लोग खाने वाला जो भाग होगा उसका जो राइट आंसर होगा मध्य फल भित्ति, क्योंकि हम लोग जो फल वाले जो भाग जो खाते हैं वो बीच वाले भाग को ही खाते हैं, तो इसलिए आपका इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि समसूत्री विभाजन क्या होता है, यानी समसूत्री विभाजन इसमें से किसमें होता है। तो समसूत्री का विभाजन का आपको परिभाषा पता होगा कि जिसका जो समसूत्री एक समान गुण का होता है उसी को समसूत्री कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी ध्यान दीजिएगा, इसका कायिक जनन कोशिका में भी होते हैं और जनन कोशिका में भी होते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी, यानी ए बी दोनों। हम इसी तरह से आप लोग एकदम किसी प्रकार से कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम शांति से हम लोग रिलैक्स होकर सभी चैप्टरों को, जितने भी चैप्टर है 16 चैप्टर को मैं जितने भी वीवीआई क्वेश्चन होगा जो मैं सबको एक साथ कराने वाला हूँ, ठीक है। हर एक वीडियो में आपको फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर इसी तरह से हम 16 चैप्टर के अध्ययन करवा देंगे और साथ साथ जितनी भी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और लॉन्ग क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव में, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों को मैं करवाऊंगा। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन को अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो कमेंट में बाबू जरूर बताओ, मैं यहां से आपको क्या कर दूंगा, यहां से आपको पीडीएफ भी प्रोफाइल करवा नहीं दे दूंगा। लेकिन बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पर सपोर्ट बनाए रखें और प्यार दुलार जरूर दीजिए ताकि आपको वहां से आप साथ निभाइए और मैं यहां से आपको साथ निभाने का वादा कर देता हूं। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका पता हो गया, इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 बोल रहा है कि बिना निषेचन के फल को बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो बिना निषेचन के फल को बनने की प्रक्रिया को इसको हम लोग अनिषेक फलन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे अनिषेक फलन देखने को ना मिल रहा है, इसीलिए अनिषेक फलन का ही दूसरा नाम है पार्थेनोकार्पिक होगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा पार्थेनोकार्पिक, यानी आपका आंसर जाएगा बी। आप लोग एकदम बिल्कुल कॉपी में अगर आप बेहतर बनाना चाहते हो तो आप कहीं भी ऑफलाइन क्लास किए हैं तो चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी क्वेश्चन है सब आप अपनी कॉपी में ऐड कर लें। वीडियो को स्टॉप कर करके एकदम क्या कर लीजिए, सुंदर से बना लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं 4 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 4 में क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किस अंतः निषेचन नहीं होता है। अंतः निषेचन फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक जो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है अंतः निषेचन होता है
ठीक है, और एक होता है बाह्य निषेचन होता है। तो अंतः निषेचन किसे कहते हैं? तो वैसा निषेचन जो शरीर के अंतः भाग में आंतरिक भाग में संपन्न होता है, उसी को अंतः निषेचन कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, मानव, इसमें कौन सी निषेचन होगा? अंतः निषेचन। बाह्य निषेचन का मतलब है कि वैसे निषेचन का क्रिया जो शरीर के बाहरी भाग में संपन्न होता है, उसी को बाह्य निषेचन कहते हैं। इसका जो है ना एग्जाम्पल में आ जाएगा, मेढक हो जाएंगे, मछली हो जाएंगे, तो ये सभी में क्या होते हैं? बाह्य निषेचन होते हैं। तो आपको आंसर दिखने को मिल गया होगा, राइट आंसर होगा मेढक, बी। क्वेश्चन नंबर 5 में बात कर ले। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द्विखंडन एक प्रकार का है। द्विखंडन जो एक प्रकार की क्या है, यानी द्विखंडन जो इसमें किसमें पाए जाते हैं? तो आपको ऑप्शन है कायिक प्रबंधन में, अलैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में, या इनमें से कोई नहीं। तो द्विखंडन जो क्रिया जो पाया जाता है वो अलैंगिक जनन पाए जाते हैं, क्योंकि अलैंगिक जनन के बहुत सारी विधियां होते हैं, जैसे द्विखंडन हो गया, बहुखंडन हो गया, मुकुलन हो गया, पुनरुद्भवन हो गया, कायिक जनन हो गया। ये सभी जो है अलैंगिक जनन का विधियां है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अलैंगिक जनन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग बोल रहे हैं कि इनमें से जीवन में एक बार ही पुष्प देते हैं, यानी एक बार ही कौन होते हैं? पुष्प देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि बांस जो होता है, बांस जो होता है अपने पूरे लाइफ में, पूरे जीवन में एक बार ही क्या करते हैं? संतान को जन्म देते हैं, यानी संतान को भी क्या करते हैं? जन्म देते हैं। या संतान न कहे तो पुष्प भी कह सकता है, क्योंकि पुष्प से ही क्या बनते हैं? संतान बनते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा पुष्प, यानी सॉरी बांस होगा। चाहे पुष्प कह दे, चाहे क्या कह दे, संतान कह दे, संतति कह दे, राइट आंसर जाएगा यानी आपका बी। लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे भी करता है, ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन पे बता देता हूं कि ऐसे भी कर देगा कि 12 वर्ष में जो होता है, 12 वर्ष में कौन जो होता है वो एक बार संतान का क्या करता है? विकास करता है, संतान को, संतति को देता है। तो जिसका आंसर होगा नीले कुरेंजी, नीले कुरेंजी, कुरेंजी। नीले कुरेंजी जो होता है 12 वर्ष में जो होता है एक बार क्या करते हैं? पुष्प का निर्माण करते हैं 12 वर्ष में। लेकिन आपके पूरे लाइफ की बात करें तो कौन हो जाएगा? आपका बांस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की, यानी 7 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा बोल रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जो जन्म जो क्रिया होता है मुकुलन में, तो इसका जो राइट आंसर होगा ईस्ट में होता है, क्योंकि ईस्ट में जो होता है वो मुकुलन का विधि होता है। अगर आप ऑफलाइन क्लास किए होंगे तो आप लोग को पता होगा, क्योंकि मुकुलन में जो होता है इस प्रकार से जो होता है, पहले मुकुल का निर्माण होता है इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, ये आपका जीव हो गया। उसके बाद क्या होता है? मुकुल का निर्माण होता है। यहां पर देखिएगा ये आपका मुकुल बना इस प्रकार से, ठीक है। यही मुकुलन जो होता है आगे चलकर अपने मृत जीव से हटकर नए संतति के रूप में क्या करते हैं? विकास करते हैं। तो ये आपका हो गया मुकुलन विधि। तो ये आपका हो जाएगा ईस्ट होता है। कौन है? आपका ईस्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा सी, ईस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि सरल द्विखंडन, सरल द्विखंडन किसमें पाया जाता है? यानी द्विखंडन जो विधि होता है वो किसमें होता है? जरा अमीबा को हम उठाए देखें कि अमीबा जो होता है, ये मान के चलो अमीबा हो गया और अमीबा के अंदर एक केंद्रक हो गया। तो इसके बाद देखिएगा कि अमीबा जो होता है अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा और एक केंद्रक को क्या करता है? लंबा करता है, और यही केंद्रक जो होता है वो 2 भागों में बंटकर अपने जैसे संतति को विकास करता है। तो यानी अमीबा जो हो गया एक बार में 2 संतति के विकास कर सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? अमीबा। राइट आंसर क्या होगा? अमीबा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 कि लीची के खाए जाने वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो लीची के जो खाने वाले जो भाग होता है इसका राइट आंसर होगा, है ना, टेस्ट एस्टमेन, यानी इसको क्या कहते हैं? यानी एस्टू, है ना, एस्टुगुमेन भी कहते हैं इसको, एस्टुगुमेन भी कहा जाता है इसको। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, है ना। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यानी एस्टुगुमेन इसका आंसर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान दीजिएगा कि बिना निषेचन के फल को बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए पहले भी बता दिए थे कि पार्थेनोकार्पी कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? अनिषेक जनन भी कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका सी, अनिषेक जनन। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को, या बिना निषेचन को जब बनता है, बिना निषेचन के द्वारा किसी जीव का विकास होता है उसको अनिषेक जनन कहते हैं। इसमें निषेचन का क्रिया नहीं होते हैं। तो फल बोल रहा है कि बिना निषेचन का जब फल बनेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनिषेक जनन कह देंगे। क्या कहेंगे? अनिषेक जनन।
चलिए दम इसी तरह से आप लोग दम वीडियो पर दम लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ताकि यहाँ से मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन आपके लिए बस मस्त मस्त VVI क्वेश्चन है, जो आपको 2027 के एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हम वीडियो पर आराम से बिना स्किप किए हुए, ज्यादा मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसमें मात्र मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव जो VVI क्वेश्चन होगा मैं वही आपके साथ देने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए वीडियो को दम स्किप मत कीजिएगा, है ना, कीजिएगा, क्योंकि ये आपका लाइफ और भविष्य के सवाल है, इसलिए अपने लाइफ और भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक के जो ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके वैस्कुलर वर्डे है ना, वर्डलेस जो होता है वो बिखरे होते हैं। कैसे बिखरे होते हैं जरा ध्यान देना। जैसे मान के चलो मैं एक ईख बना लेता हूं, ईख, तो यहां से दिखेगा सभी जो इसका भाग जो होता है वो क्या होता है, बिखरे हुए रहते हैं। इसका जो भाग होते हैं वो बिखरे रहते हैं, तो इसलिए इसमें ग्राफ जो होता है क्रॉस करना जो होता है मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसे क्रॉस नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 बोल रहा है कि कुत्ते का जीवन काल कितना होता है। कुत्ते का जो जीवन काल होता है वो 20 से कितने वर्ष का होता है, 25 वर्ष का होता है। तो देखिएगा 25 यानी इतने से इतने तक इसका होता है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर जाएगा 20 वर्ष चला जाएगा कुत्ते का जीवन काल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है कि नर में खिलने वाले पुष्प समानता कैसे होते हैं। यानी देखिएगा थोड़ा सा है ना मिस्टेक क्वेश्चन हो गया है, ध्यान से सुनिएगा। मैं चलिए क्वेश्चन बहुत मिस्टेक हो गया है मैं, लेकिन आप लोग को क्वेश्चन बता दे रहा हूं। क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नर बोल दिया है, ठीक है, नर नहीं होगा, आप इसको गलत कर लीजिएगा। नर नहीं है, नर के जगह पर होगा, सुनिएगा, इसके जगह पर होगा रात। क्या होगा, रात, 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 यानी इसका रात होगा, रात पढ़िएगा। गलती से नर टाइपिंग हो गया है, रात। आप पढ़िएगा कि रात में खिलने वाले पुष्प समानता कैसे होते हैं, रात है ना। हम देखिएगा गलती कर दिए, हटा दिए यहाँ पे। रात में खिलने वाले पुष्प समानता कैसे होते हैं, तो रात में जो खिलने वाले जो पुष्प जो हमेशा होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। रात में खिलने वाले पुष्प कैसे होते हैं, वो छोटे होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि देखिएगा अस्थायी प्राणी कौन है। यानी अस्थायी प्राणी जो होता है, यानी अंड जो देने वाले जो है, अंडे देने वाले जो प्राणी जो होता है, अंड प्राणी जो होता है, वो अंडे कौन देते हैं, अंडे, ठीक है। अंडे देने वाले जो प्रजक जो होता है वो इसमें से कौन है, अंडे देने वाले प्रजक कौन है, कौन कौन इसमें अंडे दे सकते हैं। चलिए तो ये आपका हो जाएगा, देखिएगा मुर्गी हो जाएगा, सांप हो जाएगा, तो ये सभी अंडे देते हैं। तो इसका है ना राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी अंड प्रजक है। लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन अगर आपसे घुमा देगा और कह देगा कि इसमें से जो है उभयलिंगी प्राणी कौन है, ऐसे भी क्वेश्चन कर देगा, ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर सेट कर जाएगा। कह देगा कि उभयलिंगी प्राणी कौन है, इनमें से कौन सा उभयलिंगी प्राणी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। यानी राइट, अगर उभयलिंगी अस्थायी का मतलब होता है उभयलिंगी, क्या होता है, उभयलिंगी प्राणी कौन है, तो केचुआ हो जाएगा। अगर प्रजक बोल देगा तो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे। तो चलिएगा, यानी क्वेश्चन के हिसाब से जाता है अस्थायी का मतलब ही होता है उभयलिंगी, जरा ध्यान से समझिएगा, है ना। अस्थायी का मतलब होता है उभयलिंगी। कहीं कहीं क्वेश्चन कर देगा कि अस्थायी प्राणी है, इसका मतलब आप समझिएगा कि उभयलिंगी प्राणी के बारे में बात कर रहा है। अगर अस्थायी कह देगा तो एक लिंगी प्राणी की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, केचुआ। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के जो समय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। यानी जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के जो समय होता है उसी को हम लोग जीवन काल कहते हैं। चलिए अगर कहीं कहीं जीवन काल ना देता तो हम लोग राइट आंसर मारते जीवन चक्र भी मार सकते हैं, लेकिन आपको जीवन काल दिया है तो जीवन काल ही मारना है। चलिए
क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि अमीबा में प्रजनन किस प्रकार से होता है। तो अमीबा में जो प्रजनन की जो क्रिया होता है वो द्विखंडन होता है, क्योंकि अभी हम जस्ट बताएं कि एक अमीबा जो होता है एक बार में जो होते हैं दो संतति का विकास करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 कि पेंसिलिनियम में प्रजनन किसके द्वारा होता है। तो पेंसिलिनियम जो होता है वो किसके द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा होता है। 17 का आंसर होगा आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि मासिक चक्र किसमें पाया जाता है। तो मासिक चक्र जो पाया जाता है, मासिक चक्र का मतलब होता है कि वैसी क्रियाएं जो स्त्रियों में होने वाले जो एक निश्चित समय के अंतराल पर शरीर में बार बार दोहराते रहता है, उसी को हम लोग मासिक चक्र कहते हैं। तो बंदर में भी होते हैं, कपी में होते हैं, मानव में भी होते हैं। राइट आंसर होगा सभी में जो होता है मासिक चक्र की क्रियाएं होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा बोल रहा है कि इनमें से कौन एक लिंगी है, यानी एक लिंगी की जगह पर कहीं कहीं आपको अस्थाई भी दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा। एक लिंगी है, तो एक लिंगी कौन है इनमें से, एक लिंगी नहीं है। तो टिड्डा एक लिंगी है, कुत्ता भी एक लिंगी है, गाय भी एक लिंगी है, तो कौन नहीं है, केचुआ है। केचुआ क्योंकि ये उभय लिंगी है या अस्थाई है। चलिए इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लें। दम इसी तरह से प्लीज आप लोग वीडियो पर दम बने रहिए, और वीडियो को बने रहने के साथ साथ आप इस चैनल को प्यार दुलार जरूर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर जरूर करिए, और अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि इस चैनल पे अच्छे से क्लास आपको सभी चैप्टर बाय चैप्टर को अच्छे से अध्ययन कराया जा रहा है, इसलिए आप इस चैनल के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं। चलिए, और जो बच्चे अगर इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो प्लीज आप लोग बस इस वीडियो को और इस चैनल को दुलार जरूर दीजिए, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और कमेंट तो जरूर कीजिए कि आप बाबू कहां से हो, और मैं सभी वीडियो में सभी बच्चे को जरूर नाम लूंगा कि कौन बच्चे कहां से वीडियो देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि मानव में युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टॉपिक पढ़िए। युग्मक बोला है, तो युग्मक में बहुत सारे बच्चे गलत करके आ जाते हैं। अगर युग्मक बोलेगा तो हम 23 मार के आएंगे, अगर युग्मक न देकर खाली पूछता मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है तो 46 करते हैं, लेकिन युग्मक बोला है तो 23 ही है ना, राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि है ना, यानी सलकंद का एक उदाहरण है, यानी सलकंद का एक उदाहरण कौन है, यानी अदरक जो है एक प्रकार का क्या है, सलकंद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में बात कर लेते हैं कि मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। मानव में निषेचन, चाहे अंडे का निषेचन बोले चाहे मानव में निषेचन की बात करें, तो इसका जो राइट आंसर होगा फैलोपियन नली, क्योंकि फैलोपियन नली में निषेचन का क्रिया संपन्न होता है। कहीं कहीं ऐसे भी क्वेश्चन कर देगा कि माना यानी अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन नली में होता है, क्योंकि फैलोपियन नली जो होता है स्त्रियों में होते हैं। किस में होते हैं, स्त्रियों में होते हैं फैलोपियन नली, जहां अंडे और शुक्राणु का निषेचन की क्रिया होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 23 में कि मानव नर में शुक्राणु का भंडारण कहाँ होता है। तो मानव में शुक्राणु को जो भंडारण होता है वो कहाँ, अगर निर्माण बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर कह देगा कि मानव में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है तो कहाँ होता है, वृषण में होता है। अगर निर्माण बोले तो कहाँ मारना है, वृषण, लेकिन भंडारण कहेगा तो कहाँ होता है, अधिवृषण में होता है। कहाँ होता है, अधिवृषण में होता है। ठीक है, अधिवृषण में, और अधिवृषण को इंग्लिश में कहते हैं एपिडीमियस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एपिडीमियस कहते हैं। तो राइट आंसर होगा सी, एपिडीमियस। अगर भंडारण की बात करें तो एपिडीमियस यानी अधिवृषण होगा, अगर निर्माण बोलेगा तो वृषण होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग ध्यान दीजिएगा कि जब अंडाणु और शुक्राणु युग्मक, नर युग्मक बोल रहा है, नर युग्मक बोला तो क्या हो गया, शुक्राणु हो गया, क्या हो गया, शुक्राणु। ठीक है, और मादा युग्मक बोला तो मादा युग्मक का मतलब होता है अंडाणु और शुक्राणु जब मिलेगा तो क्या बनता है,
तो उसको हम लोग कहते हैं युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो निषेचन तो होगा नहीं, भ्रूण तो बनेगा नहीं, जब पूरी तरह से क्रिया होता है तो भ्रूण बनता है, युग्मक जनन तो होगा नहीं। यहाँ पर आकार जनन है, लेकिन आकार जनन के जगह पर आप कर लीजिएगा युग्मनज जनन। देखिएगा मैं फिर से थोड़ा सा लिख देता हूं, इसको आप कर लीजिएगा इसका डीका, इसको कर लीजिएगा युग्मनज, क्या कर लीजिएगा? युग्मनज जनन कर लीजिएगा। ठीक है, इसको कर लीजिएगा युग्मनज, है ना, जनन। यानी युग्मनज जनन का मतलब होता है जायगोट। ठीक है, जब दो युग्मक आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा? यानी युग्मनज जनन, जायगोट बन जाएगा। इसको कहा जाएगा, यानी डी के जगह पर युग्मनज जनन होगा। राइट आंसर होगा डी। देखिएगा 25 में जरा क्वेश्चन को जरा ध्यान दिया जाए। 25 में क्वेश्चन 25 में बोल रहा है कि पौधे में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो किसमें होता है? अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो किसमें होता है? ध्यान दीजिएगा। तो अर्धसूत्री जो विभाजन जो क्रिया करता है वो किसमें द्वारा करता है? परागकण। यानी जो होता है परागकण जो होता है अर्धसूत्री विभाजन करता है, क्योंकि इसमें गुण जो होता है यानी अर्ध रूप में होता है। तो इस तरह से टोटल आपका रहा, इस तरह से टोटल मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव बता दिया। ऑब्जेक्टिव जितने बताया वो कितने हो गया? 25 हो गया, जो 2027 के एग्जाम के लिए बहुत बहुत वीवीआई टॉपिक है। तो इसलिए आप क्या करिए, आप अपने कॉपी में, आपका पास जो भी बायो का कॉपी होगा उसमें ऐड कर लीजिए 25 क्वेश्चन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, और दम जरूर कीजिए, अपने कॉपी में लगाने का प्रयास अवश्य जरूर करिए। चलिए, मैं कुछ आपको अब बता रहा हूं, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसमें मैं कुछ वैसे क्वेश्चन को बताऊंगा जो एग्जाम में आने की बहुत संभावना रहता है। तो मैं चलिएगा उसका आपको बताता हूं क्वेश्चन। मैं सिर्फ उसमें आपको क्वेश्चन को दिखाऊंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन को दिखा देता हूं, बता देता हूं। अगर आपका उसका आंसर चाहिए तो आप कमेंट में बताइए और लिखिए, और ताकि मैं वहां से आपको आंसर देने का प्रयास करूंगा। क्योंकि कितने बच्चे जो है मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट है, कि वो सब्जेक्टिव का आंसर देखना चाहते हैं और, है ना, आंसर लेना चाहते हैं। तो आप कमेंट में जरूर बताइए, ताकि मैं आपको यहां से भी सब्जेक्टिव का क्वेश्चन या डॉट क्वेश्चन क्लियर कर सकता हूं। चलिए, अगर आपकी कॉपी में वो क्वेश्चन ऐड है तो आप उसको क्या कर लीजिए? हाईलाइट कर लीजिए, पेन से इंडिकेट कर लीजिए, है ना, ताकि आपका क्वेश्चन अच्छा रहे। अगर आपको क्वेश्चन में कॉपी में आंसर नहीं है तो आप हमसे कमेंट करके मांग सकते हैं, मैं दे दूंगा। चलिए आइएगा, देखिएगा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए देखिएगा, सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं खाली क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला में क्वेश्चन आपको बोला है, पहला में आपका क्वेश्चन बोला है कि जीवों के लिए जनन अनिवार्य है, क्यों? बहुत सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको है। ठीक है, दूसरा में क्वेश्चन है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? लैंगिक जनन का है या अलैंगिक जनन का है? आपको आंसर लिख देना है कि सबसे अच्छा बेहतर जनन कौन सा है, लैंगिक या अलैंगिक। उसके बाद अगला तीसरा नंबर में क्वेश्चन करा है द्वि खंडन एवं मुकुलन में अंतर बता देना है। द्वि खंडन और मुकुलन का जो परिभाषा उसमें से आपको कम से कम 2 से 3 को आंसर दे देना है। उसके बाद 4 में क्वेश्चन कर रहा है अलैंगिक प्रजनन 3 प्रकार के, यानी लैंगिक जनन के लाभ को लिखना है, वो लैंगिक जनन से कौन कौन से लाभ होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि मधुमक्खी में जीवन चक्र कौन से जीव पार्थनो, है ना, जेनेटिक के रूप में उत्पन्न होता है। चलिए, तो ये टोटल आपको 5 क्वेश्चन मैं बताया, और आपने कॉपी में देखो कि कौन सी मेरा क्वेश्चन है या नहीं है। अगर जिस क्वेश्चन अगर नहीं है तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए, ताकि मैं आपको यहां से आंसर देने की अगले वीडियो में आपका आंसर देने के मैं प्रयास जरूर करूंगा, आपके प्यार दुलार के कारण। चलिए, तो ये रहा शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसको कॉपी में जरूर देखिए और कॉपी में जरूर लगाइए और आंसर जरूर मांगिए। चलिए, कुछ होता है लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन को भी मैं लाया हूं, ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में है मुकुलन के बारे में पूरी तरह से फाइनली आपको लिख देना है पिक्चर के साथ। मुकुलन किसे कहते हैं उसका पिक्चर लगा देना है, उदाहरण में लिख देना है। राइबोसोम आपको लिखना है, टिप्पणी लिखना है, राइबोसोम क्या है, राइबोसोम को खोज किसने किए थे, कब किया गया था, राइबोसोम का मतलब क्या होता है। उसके बाद 8 में क्वेश्चन है कायिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसका उदाहरण देके आपको समझा देना है। कायिक प्रबंधन, जिसमें आप लोग को कायिक जनन पढ़े होंगे, कायिक प्रबंधन पढ़े होंगे, उत्तक संवर्धन पढ़े होंगे, तो इसका है ना, आप कॉपी में देख लीजिएगा। उसके बाद 9 में क्वेश्चन करा है कि जंतु में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त बारे में आपको वर्णन करना है।
यानी अलैंगिक जनन के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन करा युग्मक जनन में परिभाषित किया, यानी युग्मक जनन को परिभाषित कीजिए और युग्मक जनन के 2 प्रकार को समझाइए और उसके बीच भी अंतर लिखिए। तो आप अपने कॉपी में जरूर इस क्वेश्चन को ढूंढिए। अगर आपको कॉपी में नहीं है तो आप क्या कीजिए, कमेंट में लिखिए कि कौन सा सर क्वेश्चन को टाइप कीजिए और क्वेश्चन को बोलिए कि सर इसका आंसर है ना क्या होगा। तो मैं यहां से आंसर जरूर आपको है ना नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा सेकंड चैप्टर का, तो मैं उसमें फर्स्ट चैप्टर का जो क्वेश्चन होगा मैं उसका आंसर बताने का प्रयास करूंगा। तो इसलिए आप वीडियो पर पूरी तरह से सपोर्ट बनाए रहे और एकदम आराम से देखिए, हर एक वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जहां इस जगह से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड करूं जिसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत जल्दी में पहुंच जाए। तो इसलिए आप लोग हम चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो फिर से मैं मिलता हूं अगले वीडियो में सेकंड चैप्टर के साथ। जब तक हमारे तरफ से सभी प्यारे बच्चे को जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।